हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को डिस्कस किया था एंड इन दिस वीडियो आज से हम मॉडर्न इंडिया को भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मॉडर्न इंडिया का जो पहला टॉपिक है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। सो आई एम राइटिंग द नेम ऑफ टॉपिक, दैट इज द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। अगर मैं मॉडर्न इंडिया इंडिया का जो टाइम पीरियड है उसको डिस्कस करूं कि मॉडर्न इंडिया की शुरुआत कब से लेकर कहां तक हुई थी, तो मॉडर्न इंडिया की शुरुआत होती है 1498 से लेकर 1947 तक। 1947 तक जो है, दिस इज़ द टाइम पीरियड ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। एंड पहले हम इसमें बात करेंगे कि कौन से ऐसे यूरोपियंस थे जो जिन्होंने पहली बार इंडिया में कदम रखा। तो फर्स्ट जो आते हैं वो आते हैं पोर्तुगीज़। अच्छा, कौन था वो पोर्तुगीज़ का जिसने पहली बार इंडिया में जो है इस सरजमीन पर कदम रखा? तो कहा जाता है कि 17 ऑफ मई 1498 इज़ द डेट जब पहली बार एक सेलर जिसका नाम था वास्को ड गामा वास्को ड गामा वो इंडिया में आते हैं, इंडिया में अपना कदम रखते हैं। और ये इंडिया में आते हैं एक लैंड रूट के ज़रिए। एक लैंड रूट था जो इसने ही डिस्कवर किया था, जिसको कैप रूट कहते हैं, या जिसे हम केप ऑफ गुड होप के नाम से भी जानते हैं, केप ऑफ गुड होप। ये जो वास्को ड गामा थे, ये एक पोर्तुगीज़ सेलर थे जो इस खोज में लगे थे कि एक नया रास्ता जो है उसको ढूंढा जाए फ्रॉम यूरोप टू इंडिया, जहाँ से ट्रेडिंग बहुत ही आसान हो। क्योंकि जो दूसरा रास्ता था वहाँ पर ओटोमन तुर्कस का जो है राज था, उनका रूल था। तो पुर्तगीज़ वालों को जो है उनसे नहीं बनती थी, वो रास्ता उन्होंने बंद किया था। वो अपने ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए उन्होंने जो है ओपन रखा था। तो उस रास्ते को बंद करके फिर पुर्तगीज़ वालों ने क्या किया, अपने सेलर वास्को डे गामा को इंडिया भेजा एक नया रूट खोजने के लिए। और 1498 में जो है वास्को डे गामा पहली बार इंडिया में आते हैं, इंडिया में कदम रखते हैं। और पर्पज़ क्या था, क्यों यूरोपियंस इंडिया में आना चाहते थे? क्योंकि इंडिया जो है, अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में जो है इंडिया वेल्थ के लिए जाना जाता था। किसके लिए जाना जाता था? वेल्थ के लिए जाना जाता था। इंडिया में बहुत सारा वेल्थ था, बहुत सारे रिसोर्सेज थे, और यूरोपियंस उन रिसोर्सेज को अपने मुल्कों में, अपने अपने रीजन्स में एक्सपोर्ट करना चाहते थे। समझ में आया? तो इट वाज वास्को ड गामा जिसने पहली बार, और पहले यूरोपियन बनते हैं वास्को ड गामा जिसने इंडिया में कदम रखा। और जो ही उसने इंडिया में कदम रखा, ही वॉज वेलकम्ड बाय ए हिंदू रूलर ऑफ कालीकट जिसका नाम जैमोरिन था। एक हिंदू रूलर हुआ करते थे, हिंदू रूलर जिसका नाम जैमोरिन था। क्या था? जैमोरिन, किंग जैमोरिन ऑफ कालीकत जिसको आज प्रेजेंट डे में कोझिकोड कहते हैं, जो केरला में एक जगह है। और वहीं के एक रूलर थे, हिंदू रूलर जिसका नाम जैमोरिन था। किंग जैमोरिन उसे प्यार से कहते थे लोग। एंड ही वेलकम्ड वास्को डे गामा को उसने उसका स्वागत किया। असल जो चाल थी पुर्तगीज़ वालों की, वो थी प्लंडर करना। वो था मतलब इंडिया को प्लंडर करे, यहाँ से जितने भी रिसोर्सेस है उनको यूटिलाइज किया जाए और अपने रीजन को स्ट्रांग बनाया जाए। लेकिन यहाँ पर जो है इंडिया में देयर वाज नो इंटीग्रेशन एमंग रूलर्स। जो यहाँ पर अपने लोकल रूलर्स थे उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं था, कोई इंटीग्रेशन नहीं थे, कोई यूनिटी भी नहीं थी। तो वो इधर उधर जो है बिखर रहे थे या बिखरे थे।
तो जिसका फ़ायदा फिर यूरोपियंस ने स्टार्ट करना शुरू कर दिया था। तो अच्छा, फिर क्या होता है, फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता यूरोपियंस ने जो है अपना कब्ज़ा यहाँ पर जो है जमा लिया था इंडिया में, और अपनी टेरिटरी को जो है एक्सपेंड करना शुरू कर दिया था। फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेडिंग स्टेशंस, वो जो है इस्टेब्लिश करते हैं, कुछ ट्रेडिंग स्टेशंस को इस्टेब्लिश करते हैं, ट्रेडिंग स्टेशंस। और कहाँ कहाँ पर, जैसे कि कालीकत में, कालीकत में, कोचन में एंड कैनोर में। अब वो जो है अपने सेटलमेंट्स को इस्टेब्लिश कर रहे थे, अपने सेटलमेंट्स को इस्टेब्लिश करना स्टार्ट किया था। और कहाँ कहाँ पर, कालीकत में, कोचन में एंड कैनोर में। और कोचन जो है, कोचन को इन्होंने अपना कैपिटल बनाया था, अपनी कैपिटल बनाया था, यानी कोचन को उन्होंने कैपिटल रखा था। लेकिन जो यूरोपियंस थे, खासकर पुर्तगीज़ वाले, इनका जो असली टारगेट था, असली टारगेट था, वो था गोवा, वो था गोवा। क्योंकि गोवा से जो है ट्रेडिंग आसान थी, और गोवा से जो है सी रूट जो था गोवा से, अक्सर जो पुराने ज़माने में जो ट्रेडिंग होती थी वो थ्रू सी होता था या बाय सी होता था। तो यूरोपियंस ने जो है उन्होंने असली टारगेट उन्होंने गोवा को बनाया। लेकिन गोवा में जो है बीजापुर की हुकूमत थी, बीजापुर की हुकूमत थी, और उसको हराना बहुत ही मुश्किल था, उसको हराना बहुत ही मुश्किल था। लेट मी टर्न द पेज। तो फिर आते हैं, फिर एंट्री होती है फ्रांसिस्को, फ्रांसिस्को डी अल्मेदा की, फ्रांसिस्को डी अल्मेदा की। और फ्रांसिस्को डी अल्मेदा जो थे, ही वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्तुगीज इन इंडिया, फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्तुगीज इन इंडिया। इंडिया में जो है पहले गवर्नर रह चुके हैं फ्रांसिस्को डी अल्मेदा। और फ्रांसिस्को डी अल्मेदा जो है, उसने ही आते ही इंट्रोड्यूस किया पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर को, इंट्रोड्यूस्ड पॉलिसी ऑफ, इंट्रोड्यूस्ड पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर। क्योंकि वो यूरोपियंस जानते थे, यूरोपियंस जानते थे कि लैंड से ज़रूरी है, हमें चाहिए कि हम वाटर पर कब्ज़ा करें, पानी पर कब्ज़ा करें। क्योंकि सारा जितना भी ट्रेड था वो पानी के ज़रिए होता था। अच्छा, इसके बाद क्या आता है, और एक शख्स की एंट्री होती है जिसका नाम है अल्फोंसो डी अल्बुक्यूर्की, अल्फोंसो डी अल्बुक्यूर्की, क्यूर्क्यू। अच्छा, ही वॉज द सेकंड गवर्नर ऑफ पोर्तुगीज। ये जो है सेकंड गवर्नर रह चुके हैं पोर्तुगीज के, सेकंड गवर्नर रह चुके हैं पोर्तुगीज के। फर्स्ट गवर्नर को रह चुके हैं फ्रांसिस्को डी अल्मेदा। एंड फ्रांसिस्को डी अल्मेदा ने, जैसे कि मैंने बताया, उसने पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर को अपनाया। फिर एंट्री होती है अल्फोंसो डी अल्बुक्यूर्की की, वो जो है सेकंड गवर्नर ऑफ पोर्तुगीज रहे हैं। एंड ही इंट्रोड्यूस्ड पॉलिसी ऑफ इम्पीरियलिज्म, पॉलिसी ऑफ इम्पीरियलिज्म, पॉलिसी ऑफ इम्पीरियलिज्म को जो है उसने इंट्रोड्यूस किया। ये क्वेश्चन आ सकता है इन दोनों में से, यानी ब्लू वाटर पॉलिसी जो है किसने इंट्रोड्यूस की थी, फ्रांसिस्को डी अल्मेदा ने। और जो पॉलिसी ऑफ इम्पीरियलिज्म है वो किसने इंट्रोड्यूस की थी, अल्फोंसो डी अल्बुक्यूर्की ने। और जैसा कि मकसद जो था वो था पुर्तगीज का गोवा को कैप्चर करना, गोवा को कैप्चर करना। लेकिन गोवा में, जैसे कि मैंने बताया, कि बीजापुर जो एक रूलर थे, बीजापुर की हुकूमत थी, तो उसको हराना बहुत ही मुश्किल था, उसको हराना बहुत ही मुश्किल था। तो पुर्तगीज़ वालों ने क्या चाल अपनाई, पुर्तगीज़ वालों ने जो उसके एक नोबल, हम कह सकते हैं नोबल थे, जिसका नाम था कृष्ण कृष्णदेव राया को, कृष्णदेव राया को अपनी चाल में फंसाया या अपनी जाल में फंसाया, हम कह सकते हैं। तो उसकी मदद से उन्होंने जो है रूलर ऑफ बीजापुर के खिलाफ जो है अपनी सेना को तैयार किया, और रूलर ऑफ बीजापुर जो है उसको डिफीट किया, उसको हराया, और गोवा वाज कैप्चर्ड, गोवा को कैप्चर किया, और गोवा को कैप्चर किया। तो इसका टाइम पीरियड क्या है, 1510, यानी 1510 में गोवा को कैप्चर किया जाता है फ्रॉम रूलर ऑफ बीजापुर से।
अच्छा, फिर आते हैं नीनो दा कोना। नीनो दा कोना, और नीनो दा कोना जो थे ये भी एक गवर्नर थे, ये भी एक गवर्नर थे पोर्तुगीज़ के। एंड ही शिफ्टेड कैपिटल, उसने क्या किया, उसने अपनी कैपिटल को जो है शिफ्ट किया, कैपिटल को शिफ्ट किया, कैपिटल को शिफ्ट किया कोचिन से गोवा, कोचिन से गोवा। एंड व्हाट वाज द टाइम पीरियड, इट वाज 1530, इट वाज 1530। 1530 में जो है, जो नीनो दा कूना है, जो गवर्नर के तौर पर सर्व कर रहे थे, उसने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया कोचिन से लेकर गोवा, कोचिन से लेकर, और आहिस्ता आहिस्ता जो पुर्तगीज़ पावर था, अब वो और मज़ीद एक्सपेंड हो रहा था, मज़ीद एक्सपेंड हो रहा था। तो अब जो बचा था, वो बचा था ड्यू एंड बेसेन, बहादुर शाह, लेकिन उनको भी कैप्चर किया जाता है। ड्यू जो है, ड्यू एंड बासेन जो है, मेरी प्रोनाउंसिएशन उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इसको जो है इग्नोर मारे आप, आपको गरज है समझने से, तो प्लीज़ अपनी अटेंशन जो है उसको जो है इधर ही रखें। 1534 में जो है ड्यू एंड बेसेन को भी कैप्चर किया जाता है पुर्तगीज़ के द्वारा। एंड जो यहाँ पर जो हुक्मरान थे, यानी हम रूलर कह सकते हैं, वो थे बहादुर शाह। कौन था? बहादुर शाह। और ड्यू एंड बेसन जो है ये गुजरात कोस्ट में पड़ते हैं। तो बहादुर शाह को भी उससे जो है ड्यू एंड बेसन को छीना गया। फिर और एक शख्स की एंट्री होती है, और एक शख्स की एंट्री होती है जिसका नाम था मार्टिन मार्टिन अल्फोंसो मार्टिन अल्फोंसो डिसूजा, मार्टिन अल्फोंसो डिसूजा। और इट वाज इन हिज टेन्योर कि एक फेमस जूइस सैंड जो है, या जूसिस सैंड कहते हैं हम इसको, जिसका नाम था फ्रांसिस्को फ्रांसिस्को जेवियर, फ्रांसिस्को जेवियर। उसके साथ जो है मार्टिन अल्फोंसो डिसूजा जो है इस सेंट के साथ, यानी फ्रांसिस्को जेवियर को अपने साथ लेकर आते हैं इंडिया में। अब इनकी एंट्री होती है इंडिया में, अब इनकी एंट्री होती है इंडिया में। लेकिन फिर तो पावर जो है वो एक जैसा नहीं रहता है। जब उरूज पर होता है कोई इंसान तो फिर जवाल भी आता है। अच्छा, फिर स्टार्ट हुआ आहिस्ता आहिस्ता जवाल, फिर पुर्तगीज़ का जवाल स्टार्ट होने लगा, पुर्तगीज़ का जवाल स्टार्ट होने लगा। क्योंकि 1600 में एंट्री मारी थी इंग्लिश वालों ने, और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को इस्टेब्लिश किया इंडिया में 1600 में। और वो जो अंग्रेज़ हैं, अंग्रेज़ बहुत ही चतुर चालाक थे, पुर्तगीज़ से ज़्यादा चालाक थे, और पुर्तगीज़ से ज़्यादा स्किलफुल थे। अच्छा, बाय द एंड ऑफ 16th सेंचुरी के एंड में जो है पुर्तगीज़ पावर जो है उसका डिक्लाइन शुरू हुआ था, उसका डिक्लाइन शुरू होने लगा। एंड इट वाज इन 1631 में जब उन्होंने हुगली पोर्ट को लास्ट किया। हुगली पोर्ट जो है उनसे छीनी गई, और किसने छीने? कासिम खान है। कासिम खान कौन थे? मुगल नोबल ऑफ शाहजहां, मुगल नोबल ऑफ, ही वाज नोबल ऑफ शाहजहां, नोबल ऑफ शाहजहां, शाहजहां के नोबल थे। एंड इन 1661 में क्या होता है, 1661 में क्या होता है कि, लेट मी राइट इट इन अनदर पेज। 1661 में क्या होता है, 1661 में वो बम्बई जो उनके कब्जे में थी, बम्बई जो उनके कब्जे में थी, एक्चुअली जो दीव एंड दमन था ना, दीव एंड दमन, एक्चुअली वो बम्बई में ही आते थे। ये एक बड़ा एरिया था, और इसी का एक हिस्सा था, दीव एंड दमन का एक हिस्सा था बम्बई। और बम्बई को भी जो है इन 1661 में जब किंग ऑफ पुर्तगीज़ ने एज अ डॉरी वो दिया था किसको? इंग्लिश किंग यानी चार्ल्स सेकंड को। क्योंकि चार्ल्स सेकंड ने इसकी जो है, चार्ल्स सेकंड ने, अंग्रेज चूँकि चतुर चालाक थे, उन्होंने कहा कि पुर्तगीज़ को कैसे यहाँ से निकाला जाए, पुर्तगीज़ को कैसे, मतलब उनका जो पावर है उसको कम किया जाए। तो चार्ल्स सेकंड ने कहा कि मैं जो है इसकी जो सिस्टर है उससे क्यों ना मैं उससे इश्क करूं। तो उसने जो उसका
उससे जो है अपने इश्क का इजहार किया, तो उसको अपने जाल में फंसाया, तो उससे जो है शादी की तलब की, फिर दोनों में शादी होती है। तो लेकिन वो एज अ डाउरी में क्या मांगते हैं, बम्बई को, फिर उसको इन 1661 में बम्बई भी दी जाती है। अच्छा, फिर आते हैं मराठास, फिर मराठास की भी एंट्री होती है, और मराठास भी पुर्तगीज़ वालों को मारते हैं, मराठास भी पुर्तगीज़ वालों को मारते हैं। और मराठा जो है वो कैप्चर करते हैं सालसेट सालसेट एंड बेसेन को, सालसेट एंड बेसेन को, कब, 1739 में, 1739 में। अब पुर्तगीज़ ने सब कुछ जो है खोया था, पुर्तगीज़ जो है अब वो भिखारी बन गए थे एक तरह से, लेकिन उनके पास अभी भी गोवा था, दीव था एंड दमन था, गोवा दीव एंड दमन था। लेकिन इसको सिर्फ वो रिटेन कर पाए 1961 तक, 1961 तक वो रिटेन कर पाए। इसके बाद वो भी इनसे जो है छीना जाता है, और इस तरह से हमें जो है डिक्लाइन देखने को मिलता है पुर्तगीज़ पावर का, और इस तरह से खात्मा होता है पुर्तगीज़ पावर का। सो आई होप ये जो टॉपिक है ये आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ गलतियाँ हुई होगी तो उनको दरगुजर करेगा, एंड वीडियो को सपोर्ट दिखाए, और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जब डच की एंट्री होती हैं, फिर इंग्लिश की एंट्री होती है, और इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, और मज़ीद मॉडर्न इंडिया को जो है डिस्कस करेंगे। एंड आई होप कि आप सपोर्ट दिखाएंगे मेरे इन वीडियोस पर, आपको मेरे जो वीडियोस हैं ये पसंद आते होंगे। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।